हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ शेक्सपियरियन रीटेलिंग्स को, कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्रीज को और साथ ही एक इंपॉर्टेंट ड्रामा को। आज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट राइटर जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन रीटेलिंग लिखी है शेक्सपियर की टेम्पेस्ट की। राइट, ऐसे कई और भी वर्क उन्होंने लिखे हैं जहाँ पे उन्होंने कई सारे पुराने राइटर्स को या पुराने थीम्स को लेके उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलियन राइटर है। हम अपना वीडियो आज का जो फॉर द लव ऑफ बुक सीरीज है वो उन्हीं राइटर से शुरू करेंगे जिनका नाम है डेविड मलॉफ। डेविड मलॉफ को आपने शायद पढ़ा हो। कुछ राइटर्स हैं जो जिनकी एक बहुत फेमस 1993 की नॉवेल है विच इज रिमेंबरिंग बेबीलोन। राइट, बेबीलोन इज अ रिवर। राइट, काफ़ी फेमस वर्क है, शॉर्टलिस्ट हुई थी बुकर प्राइज के लिए भी और साथ ही साथ कई सारे और भी अवार्ड्स जो होते हैं उसके लिए इसको नॉमिनेट किया गया था। तो बेबीलोन, रिमेंबरिंग बेबीलोन के लिए डेविड मलॉफ काफ़ी फेमस हैं। लेकिन आज जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग इनके कुछ और वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, जब मैंने आपको पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था बहुत सारे लोगों ने उसका रिप्लाई भी किया है और आपने बिल्कुल सही बताया है। डेविड मलॉफ का एक वर्क है ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस वर्क में दिस इज बेसिकली अ प्ले विच इज अ रीटेलिंग ऑफ द टेम्पेस्ट और उन्होंने इस पूरे रीटेलिंग को ऑस्ट्रेलियन रीटेलिंग ऑफ शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। राइट, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इस वर्क को बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इसका सेटिंग है और ये बेसिकली फैमिली ग्रुप गैदरिंग्स के बारे में बात करते हैं। टॉकिंग अबाउट ए पेट्रियार्क जिसका नाम है विली। राइट, क्रिसमस के टाइम पे एक पर्सन है विली हु इज बेसिकली अ पेट्रियार्क ऑफ हिज फैमिली एंड दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट दैट। क्यों फेमस है? क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन रीटेलिंग है शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके बाद ये तो एक प्ले था पर इन्होंने कई नॉवेल्स लिखी हैं और कई कई न्यू इंटरेस्टिंग इंसाइट्स के साथ आप इन नॉवेल्स को देख सकते हैं ना। इनकी डेप्थ में जाके इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको इनकी नॉवेल्स में मिलेंगे। जैसे इनका नॉवेल है जोनो। राइट, जोनो इज बेसिकली अ करेक्टर इन दिस पर्टिकुलर नॉवेल। इट वाज पब्लिश्ड इन 1975 जो कि एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि आप जब देखोगे तो ये फर्स्ट पर्सन पास्ट टेंस के फॉर्म में लिखी गई। अगेन अ वेरी रेयर इनसाइट। कई कम नॉवेल्स आपको मिलेंगी जो जो आपको फर्स्ट पर्सन पास्ट टेंस के फॉर्म में मिलेंगी। और इसके अलावा इसका एक जो करेक्टर है, जो नरेटर है, वो एक्चुअली उसका रियल नेम हमको नॉवेल के अंदर पता ही नहीं चलता है, बस एक निक नेम पता चलता है। और वो निक नेम क्या है? दांते। राइट, दांते ग्रेट पोएट, काफी फेमस है दांते। राइट, आपने सब लोग सुना होगा, चौसर के ऊपर भी दांते का काफी इन्फ्लुएंस था। दांते के कई सारे वर्क्स हैं जिनके रेफरेंसेस आपको मॉडर्न पोइट्री के अंदर भी मिलते हैं। राइट, अगर आपने लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफ्रॉक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ऊपर 4 लाइंस जो हैं वो जो पोएम स्टार्ट होती है उसके पहले देयर इज अ रेफरेंस टू दांतेस वन वर्क। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो 4 लाइंस दांते के कौन से वर्क से ली गई हैं जहाँ पे बहुत फेमस पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफ्रॉक की बिगनिंग होती है। राइट, तो इस वर्क में आप जूनो में देखोगे कि एक जो नॉवलिस्ट है, जो करेक्टर है, बेसिकली जो नरेटर है, उसका निक नाम है दांते। पूरी नॉवेल में आपको वही दिखेगा और कोई दूसरा नाम नहीं दिखता है। एंड थीम क्या है कि ये पूरी नॉवेल इट्स बेसिकली सेंटर्ड अपॉन फ्रेंडशिप बिटवीन टू पीपल, वन दैट इज दांते नरेटर हिमसेल्फ एंड अनदर इज हिज स्कूलमेट जिसके नाम से जो ये है टाइटल लिया गया है, दैट इज जूनो। राइट, तो जूनो एंड दांते, स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ दीज टू पीपल, ये रिमाइंड कराता है चौसर की एक टेल जो विच इज रिलेटेड टू टू फ्रेंड्स। राइट, द फर्स्ट टेल ऑफ कैंटरबरी टेल्स, नाइट्स टेल ऑल टुगेदर। राइट, तो इस चीज के बारे में याद करिएगा, थोड़ा सा इसको देखिएगा। देन दूसरी नॉवेल जो इंपॉर्टेंट है डेविड मलॉफ में, इट्स एन इमेजिनरी लाइफ। राइट, टाइटल इटसेल्फ इज वेरी सजेस्टिव। एन इमेजिनरी लाइफ, तो ये इमेजिन कर रहे हैं, बेसिकली एक स्टोरी बता रहे हैं। रोमन पोएट ओविड हुए हैं। राइट, आप सबको पता होगा ओविड इज वेरी फेमस फॉर हिज सोनेट्स, फ्रॉम हिज ओड्स एंड स्पेशली फॉर हिज वर्क विच इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। राइट, फ्रांस काफ्का का आपने नॉवल सुना होगा मेटामॉर्फोसिस से। अगर आपने यूनिवर्सिटी विट्स पढ़े होंगे तो आपको जॉन लिली का लव्स मेटामॉर्फोसिस भी याद आ रहा होगा। ऐसे बहुत से वर्क्स हैं जिन्होंने इंस्पिरेशन ली है ओविड के वर्क से। जैसे आप ये नॉवेल पढ़ोगे तो इस नॉवेल में बेसिकली ये स्टोरी बता रहा है जब रोमन पोएट ओविड ही वाज इन एग्जाइल इन टॉमिस, और उसी स्टोरी को ये इसको कंटिन्यू करते हैं। राइट, तो जब ओविड वहां पे रह रहे थे, राइट, वो उन लोगों की लैंग्वेज नहीं समझते थे। ही वाज नॉट अवेयर अबाउट द टॉमिस लैंग्वेज, और इस वजह से, लेकिन आप देखोगे कि कैसे ही फाउंड अ बॉन्ड बिटवीन विथ अ वेरी वाइल्ड बॉय इन द पर्टिकुलर प्ले इन द नॉवेल, एंड यू विल फाइंड दैट ही स्टार्ट एंजॉयिंग लिविंग देयर। राइट, अगर आपको पता
हो एब्सर्डिटी, राइट। एब्सर्डिटी क्या होता है कि पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन नॉनसेंस थिंग्स, दे स्टार्ट एंजॉयिंग नॉनसेंस थिंग्स, राइट। जब आपने वर्क पढ़ा होगा जहां से ये स्टार्ट हुआ है, द मिथ ऑफ सिजिपस, राइट, उसको एक पनिशमेंट दी जाती है जहां पे उसको रोलर को एक जो है हिल के ऊपर बीच में रखना होता है, बट इट वाज नॉट पॉसिबल, तो वो बार बार इधर ले जाता है, फिर वो गिर जाता है, फिर इधर से लेके आता है, फिर इधर से लेके आता है। दैट इज हाउ ही वर्कड, एंड एट द एंड ऑफ द डे he was very happy doing that, so he started enjoying that moment, right? That is how celebration of absurdity. हम कई सारे टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं, कई ड्रामास पढ़ते हैं जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड करके एक नया ड्रामा फॉर्म हमको ओरिजिनेट होता मिलता है, राइट। तो कई सारे एग्जांपल्स आपको हिस्ट्री में उससे भी मिलते हैं, इसलिए क्योंकि ओविड के एग्जाइल मूवमेंट के बारे में ये वर्क लिखा गया है, तो एक इंपॉर्टेंट थीम के साथ इस वर्क को भी आप याद कर सकते हैं, राइट। देन द ग्रेट वर्ल्ड, रिमेंबर जितने भी मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न राइटर्स हैं उनके वर्क्स में आपको एक तरीके का एंजाइटी, एक तरीके का डिप्रेशन देखने को मिलता है। क्यों? बिकॉज दे हैव फेस्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड यू विल फाइंड इंस्टेंसेस ऑफ दोस इन देयर वर्क्स एज वेल। अगर आपने मिसेस डॉलोवे पढ़ी होगी तो आपको पता होगा वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत माइन्यूट तरीके से उन रेफरेंसेस को टेक्स्ट के अंदर रिप्रेजेंट किया है, राइट। जैसे एक कैरेक्टर है इन मिसेस डॉलोवे, जब वो फ्लावर लेने के लिए जाती हैं और एक शॉप में पहुंचती हैं तो वहां पे जब बाहर टायर फटता है तो वो वापस वहां पे तुरंत ऐसे बैठ जाती है, राइट। दिस शोज कि किस तरीके से एक तरीके का साइंटिफिक, एक तरीके का साइकिक जो है ट्रॉमा वो सारे ही लोग, द होल सोसाइटी इन जनरल, वो फेस करते हैं, राइट। 1920s लॉस्ट जनरेशन, अ टर्म विच इज कॉइन्ड बाय गर्टेड स्टीन, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमिंगवे वाज राइटिंग अबाउट इट। सो जितने भी मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न राइटर्स आप देखोगे उसमें आप ये सेंस को जो है आप स्ट्रॉन्ग करोगे। बहुत सारे मॉडर्न राइटर्स दे आर फाइंडिंग द रीजन ऑफ दिस फ्रेगमेंटेशन, व्हाइल मेनी पोस्ट मॉडर्न राइटर्स दे आर एंजॉयिंग इट। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना, दिस इज अ मॉडर्न टेंडेंसी, एंड प्रॉब्लम को एंजॉय करना ये पोस्ट मॉडर्न टेंडेंसी, राइट। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो जब आप इस वर्ड को पढ़ोगे, द ग्रेट वर्ड, इट्स बेसिकली एन एपिक नॉवेल विच टेल्स अ स्टोरी ऑफ टू ऑस्ट्रेलियंस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दो ऑस्ट्रेलियन लोग, दे आर लिविंग इन वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू, एंड दिस शोज द एक्सपीरियंस ऑफ दोज टू पीपल, राइट। और वो लोग क्या है? सेकेंड, द इम्प्रिजमेंट ऑफ जापानीज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, राइट। वर्ल्ड वॉर टू के पास जो जापान के लोगों का, यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस थिंग दैट हैपेंड इन 1945, हिरोशिमा नागासाकी कांड। तो इसके बारे में भी इस वर्क में आपको रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। कई और भी वर्क इन्होंने लिखे हैं, पर हम आज के टाइम पे इन्हीं चार चीजों को डिस्कस करेंगे। प्ले विच इज ब्लड रिलेशंस, which is an Australian retelling of the Tempest, novels like Juno जहाँ पे Dante is a nickname of the narrator, and Imaginary Life where he imagined a life of a very famous poet called Ovid, and then The Great World which is related to First World War and Second World War, right। इस राइटर के बारे में हम इतना पढ़ेंगे। कुछ और इंटरेस्टिंग इंसाइट्स अगर आपको मिलते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद हम आज एक पोएम डिस्कस करेंगे विच इज इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats। इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, रिमेंबर W.B. Yeats इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडर्न पोएट, राइट। कई सारी पोइट्रीज आपने पढ़ी होगी, सेकेंड कमिंग, ईस्टर 1916, आगे आने वाले वीडियोस में हम ईस्टर 1916 को डिस्कस करेंगे, राइट। तो इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, इट शोज, द टाइटल इटसेल्फ शोज दैट दिस पोएम इज बेसिकली अ lamentation over the loss of a very famous writer, that is W.B. Yeats। इस पोएम को किसने लिखा है? W.H. Auden ने लिखा है in 1939। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, डायरेक्टली रेफरेंसेस पोएम की लाइंस को उठा के वो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ना। तो जितने भी फेमस राइटर हैं, ऑडिन, ईट्स की, जॉन कीट्स, पीबी शैली, इनके जो और भी वर्क्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में प्रिस्क्राइब्ड हैं, उसके अलावा भी कुछ पोइट्रीज हैं जो बहुत फेमस हैं और उनको भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है। तो ये पोएम, ये जैसे टाइटल है, इटसेल्फ सजेस्ट दैट इट इज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ W.B. Yeats, राइट। तो W.H. Auden was a friend of W.B. Yeats. He wrote this poem called In Memory of W.B. Yeats. So it's an example of elegy, right, where a writer is basically lamenting over the death of a great writer called W.B. Yeats। लेकिन जब आप इस पोएम को पढ़ोगे तो आप काफ़ी पोइट्री के बारे में आपने पढ़ा होगा। पोइट्री हेल्प्स टू अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में पोइट्री का बहुत रोल होता है। बट देयर इज वन टर्म विच इज क्वाइंड बाय दिस राइटर इन दिस पर्टिकुलर पोइट्री, दैट इज पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन। दिस वाज द क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड इन 2019 और 20 JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट। ये फ्रेज किसने क्वाइन किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन। इस तरीके से इस पोएम को सेकेंड पार्ट में
आप देखोगे कि ऑडिन ने इस चीज का यूज किया है, राइट। लेकिन लास्ट में आप देखोगे कि इट्स ऑल्सो इट हैज अ वे ऑफ हैपनिंग, राइट। खुद का एक वे ऑफ हैपनिंग होता है, बट इट मेक्स नथिंग टू हैपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है ऑल टुगेदर। आप जब इस पोएम को पढ़ोगे तो आप देखोगे कई बहुत अच्छी तरीके से टेक्निकल वर्सिटी का यूज किया गया है, एबिलिटी को बताया गया है कि कैसे ये पोएम इज रिटन एंड ऑल दोस थिंग्स। पर आप एक और इंपॉर्टेंट चीज देखोगे कि कैसे जनवरी में जब उनकी डेथ हुई थी उसी साल इस पोएम को लिखा गया और इसको 3 पार्ट में बांटा गया, और तीनों पार्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिलेंगी, राइट। जितने भी राइटर्स हैं, जो मॉडर्न राइटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं होपकिंस से काफी इन्फ्लुएंस, राइट। होपकिंस बीइंग अ विक्टोरियन राइटर, ही स्टार्टेड अ न्यू फॉर्म विच इज नोन एज स्प्रंग रिदम, अगर आपने पढ़ा होगा, विच बिकेम अ प्रिकर्सर टू फ्री वर्स। जो फ्री वर्स काफी सारे राइटर्स ने यूज किया मॉडर्न लिटरेचर में, राइट। इमेजिज्म का पूरा मूवमेंट इट्स बेस्ड ऑन फ्री वर्स। आज के जितने भी राइटर्स लोग स्टार्ट करते हैं पोएट्री, दे ऑलमोस्ट एवरीवन इज राइटिंग इन फ्री वर्स। पर अगर आप जब ध्यान से जब पढ़ोगे तो इट ऑल बिगिंस विथ होपकिंस, और इसीलिए होपकिंस के ऊपर टेनिसन और ब्राउनिंग का इन्फ्लुएंस ना होके उनके ऊपर हम देखते हैं कि कैसे टी.एस. इलियट जैसे राइटर्स होपकिंस से इंस्पायर्ड हुए। इट्स वेरी एब्सर्ड थिंग टू अंडरस्टैंड। क्योंकि विक्टोरियन, जब हम विक्टोरियन मोरालिटी के बारे में बात करते हैं, विक्टोरियन इथिक्स के बारे में बात करते हैं, तो हमको पोइट्रीज में पेसिमिज्म देखने को मिलता है, राइट। रॉबस्ट ऑप्टिमिज्म हम पढ़ते हैं इन ब्राउनिंग। लेकिन जो होपकिंस में जब उन्होंने जो यूज किए हैं टर्म्स को, जिस तरीके से उन्होंने पोइट्री को लिखा है, वो काफी डिफरेंट तरीके से आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, आप पढ़िएगा इसके बारे में। आप देखोगे कि डेथ, जो W.B. Yeats की डेथ है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है इन द डेड ऑफ विंटर, अ टाइम व्हेन द ब्रूक्स वर ऑल फ्रोजन over and snow made it difficult to make out the public status, right। तो आप देखोगे कई सारे जो विंटर्स हैं या इतने भी चीजें हैं, आप देखोगे कि कैसे विंटर का रिप्रेजेंटेशन कैसे है प्ले के अंदर, या स्प्रिंग का रिप्रेजेंटेशन जो है पोइट्री के अंदर कैसे किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। अगर आप पढ़ोगे कैंटरबरी टेल्स फॉर एग्जांपल, राइट, इट सेज कैंटरबरी टेल्स का शुरुआत होता है अप्रैल इज अ मंथ ऑफ शॉवर, राइट। एवरीथिंग इज गुड इन अ मंथ ऑफ अप्रैल। तो स्प्रिंग का कैसे रिप्रेजेंटेशन है, विंटर का कैसे रिप्रेजेंटेशन है। पीबी शैली का वही बहुत फेमस पोएम ओड टू द वेस्ट विंड, वो भी ऐसे ही एनोटेशंस के साथ आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था फ्राई का वर्क एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, जहां पे उन्होंने कॉमेडी और ट्रेजेडी को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था और उनको 4 सीजन से रिप्रेजेंट किया था, राइट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है कि कैसे जो जितने भी एटमॉस्फेयर होते हैं, एटमॉस्फेरिक जो चेंजेस है, मॉनसून है, उसको लिटरेचर के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, इस पोएम को पढ़िएगा। शॉर्ट पोएम है, इतनी बड़ी नहीं है, बट 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है और अलग अलग सेंस के साथ आपको ये पोएम में पता चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म और स्टाइल के साथ इस पोएम को लिखा गया है, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे एक टर्म को जिसका नाम है पैली नोट। ये एग्जाम में ड्यू जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ऐसे टर्म्स जो हैं वो पूछे जाते हैं। पैली नोट का मतलब क्या होता है, लिटरल सेंस होता है एक्चुअली, इट्स अ ग्रीक टर्म विच मीन्स सॉन्ग अगेन, राइट। ऐसी पोएम या ऐसा पोएटिक पैसेज जिसको पोएट रिनाउंस करता है, रिट्रैक्ट्स करता है, राइट। एक राइटर जो पहले किसी पोएट्री में, अपने किसी वर्क में एक कोई आइडिया को प्रेजेंट करता है और बाद में पोइट्री लिख के उसको रिट्रैक्ट कर लेता है, राइट। सॉरी बोल देता है, रिक्वेस्ट कर लेता है कि आई वाज रॉन्ग देयर, दिस वाज नॉट द आइडिया व्हिच आई ascribe टू, और नए आइडिया को वो प्रेजेंट कर देता है। अगर आपने पढ़ा होगा ट्राइलस एंड क्रिसिडा बाय चॉसर, राइट, बहुत ही हार्श रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, राइट। बहुत ही माना जाता है कि बहुत एंटी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के साथ उस वर्क को लिखा गया था। वाइफ ऑफ बेद कैरेक्टर इन कैंटरबरी टेल्स फॉर एग्जांपल, राइट, एंटी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से उसकी रीडिंग की जाती है इन मॉडर्न टाइम्स। जब आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि कैसे रिप्रेजेंटेशन है। इट इज बिलीव्ड दैट आफ्टर व्हेन चॉसर रोट ट्राइलस एंड क्रिसिडा, ही एक्चुअली आपने ड्रीम एलेगरी का नाम सुना होगा, ड्रीम विजन्स का नाम सुना होगा, चॉसर ने कई सारे लिखे हैं, राइट। हम कोलरिज को पढ़ते हैं, कुबला खान is also an example of dream vision, dream allegory, right। राइटर्स क्या कर रहे हैं, राइटर पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, सो जाते हैं और फिर जो उनके सपने में आता है उसको वो लिखते हैं इन रियलिटी, राइट। और कुबला खान इज फ्रेगमेंटेड क्योंकि उनको क्या करता है, कोई एक्चुअल में उनको जगह देता है, इसलिए वो थॉट फ्रेगमेंटेड हो जाता है और इसीलिए वो पोएम भी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट जो है कोलरिज ने लिखी है। वैसे ही जब ट्राइलस एंड क्रिसिडा ने चौसर ने लिखा था, आप पढ़ोगे इट्स रिलेटेड टू ट्रोजन वॉर, कैसे अपोलो टेम्पल का रेफरेंसेस है वहां पे। वैसे ही सिमिलरली जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्राइलस एंड क्रिसिडा के बाद चौसर को एक्चुअल में एक सपना आया जहाँ पे गॉडेस आई और उन्होंने उनको जो है काफी गलत तरीके से बोला कि आपने ये गलत काम किया है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं करना चाहिए था। तो उसको रिपेंट करने के लिए ही रोट अ वर्क फ्रॉम वेयर ही यूज्ड हीरोइक कपलेट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अ लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, राइट। जहां पे उन्होंने पिछले आइडिया को वापस लिया और अलग तरीके से, अच्छे तरीके से क्या किया, रिप्रेजेंट किया
फीमेल कैरेक्टर्स को। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पहली नोट, जहाँ पे आपने सॉन्ग लिखा जिसको बोला सॉन्ग अगेन, अ पोएम और एनी पोएटिक पैसेज in which the poet he renounces or retracts an earlier poem or an earlier subject matter altogether, जैसे कि an ode or the song that retracts or recants what the poet wrote in his previous पोएम, राइट। जैसे प्रोलॉग टू द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, अभी हमने डिस्कस किया कि कितना इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। वैसे ही जब आप कैंटरबरी टेल्स पढ़ोगे तो उसके प्रोलॉग में भी लास्ट में आपको मिलेगा कि उन्होंने सॉरी बोला है फॉर द प्रीवियस वर्क, राइट। जब चौसर को पढ़ोगे तो ही सेड सॉरी फॉर द प्रीवियस वर्क दैट ही हैज बीन राइटिंग इन हिज करियर। चौसर को आप पढ़ोगे तो 3 डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ते हैं, राइट। देयर इज अ लैटिन पीरियड, देयर इज अ फ्रेंच पीरियड, देन देयर इज एन इटालियन पीरियड एंड देन एक्चुअली कैंटरबरी टेल्स पीरियड व्हिच इज एन इंग्लिश पीरियड came into being। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है पहली नोट, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वैसे ही सिडनी ने पोएम लिखी, राइट। फिलिप सिडनी, अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर इन रेनेसा, जिनको आइडियल रेनेसा मैन भी बोलते हैं, राइट। लियोनार्डो दा विंसी और फिलिप सिडनी, दे बोथ आर नोन एज आइडियल रेनेसा मैन। रेनेसा मैन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, राइट। रेनेसा का जैसे आपने डॉक्टर फॉस्टस पढ़ा होगा, राइट, हंगर फॉर नॉलेज एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये जो राइटर है इन्होंने भी एक बेसिकली पोएम लिखी है, लीव मी ओ लव विच रिचेस बट टू डेस्ट, और इसका भी आप देखोगे यहाँ पे भी पहलू नोट है जो कि रिकाउंट कर रहा है पोइट्री को ऑफ सेक्सुअल लव फॉर दैट ऑफ हेवनली लव, जो पहले उन्होंने रिप्रेजेंट किया था और उसको उन्होंने वापस रिट्रीट करके उस आइडिया को रिप्रेजेंट किया इन हिज नेक्स्ट पोइट्री। वैसे ही फेड्रस बाय सॉक्रेट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। फेड्रस का मतलब होता है व्हेन ही रोट अबाउट द मेनिया, मेनिया मीन्स द गॉड ऑफ इरोस, राइट। गॉड इरोस का आपने बहुत रेफरेंसेस पढ़े होंगे। अगर आपने पढ़ी है बाई टेनिसन तो आपको पता होगा कि वहां पे भी इरोस का रेफरेंस होता है, राइट। तो जिनको क्यूपिड भी बोलते हैं। तो इनकी इनिशियल राइटिंग में आप सोक्रेट्स को देखोगे, इन्होंने पूरा मेनिया का जो कॉन्सेप्ट है, जो गॉड इरोस का कॉन्सेप्ट है, उसको क्या किया था, उसको डिसमिस कर दिया था। ही वाज नॉट इवन एक्सेप्टिंग इट। लेकिन बाद के स्पीचेस में यू विल फाइंड कि ही हिमसेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट्स, राइट। खुद को ही स्टार्टेड कॉन्ट्रडिक्टिंग हिमसेल्फ, और इस वजह से बाद में उन्होंने एक वर्क्स लिखे जहां पे उन्होंने कंसिडरेशन दिया गॉड इरोस को इन हिज वर्क व्हिच इज known as Phaedrus written by Socrates, right? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ऑल टुगेदर। कई सारे और भी टर्म्स होते हैं जो काफी सिमिलर साउंड करते हैं, राइट। तो उनके बारे में आप पढ़िएगा, और ऐसे और भी वर्क्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि आप CUET PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश लिटरेचर के हर स्टूडेंट के पास MH इब्राहिम्स की लिटरेरी टर्म्स की बुक होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जो पूरे ब्रिटिश हिस्ट्री में विथ एग्जाम्पल्स आपको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो उस बुक को आप खरीदिए और ऐसे इंटरेस्टिंग नए टर्म्स को वहाँ से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और हमारे पेड कोर्स चल रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पूरे कोर्स को पढ़ने के लिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।